नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह के बयान दे रहा था राम मंदिर को लेकर, अब उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के वकील विनय वत्स ने बाकायदा एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को। तो 3 पन्नों का ये पत्र है। पत्र के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट भी दिया है। ट्वीट के अलावा पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पत्र भी दिया है। पत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। तो जो विवादित ट्वीट किया गया था उसको लेकर अब कार्रवाई की मांग की है दिल्ली के एक वकील ने। 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन सब लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा। सुशील पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुशील, सीधे सीधे जो सर्वोच्च अदालत का फैसला था, कानूनी तरीके से आया था, उस पर सवाल खड़े हुए थे। तो अब किस तरह की मांग हो रही है इसको लेकर? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह राम मंदिर के बाद जो बयानों का सिलसिला है उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट को लेकर फिलहाल आपत्ति दर्ज कराते हुए ये एक लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, क्योंकि जिस तरह विवादित ट्वीट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है उससे समाज में एक वैमनस्यता फैल सकती है। एक समुदाय को भड़काने वाला बयान है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल ओवैसी और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से विवादित बयान दिए गए हैं और इसीलिए शिकायतों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक बड़ी बात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना दरवाजे पर जरूर पहुंच गई है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें तथ्यों को देखा गया कि राम जन्मभूमि को बनाने के पीछे जो तथ्य रखे गए उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था और उसके बाद इन नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं। लिहाजा इन तमाम जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन फाइल की गई है। बिल्कुल सुशील, वाकई में किसी राजनीतिक दल का फैसला नहीं था, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला था और उसी फैसले के अनुसार आगे कार्रवाई हुई है। तो सवाल उठाना, इसे अलोकतांत्रिक बताना वाकई में एक बड़ा अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो कलाकारों से जुड़े हुए लोग हैं, हर दिन कोई ना कोई दुखद खबर आती है और अब जो खबर आ रही है, अनुपमा पाठक ने खुदकुशी कर ली है। फिल्मी दुनिया से जुड़ी तीसरी खुदकुशी की घटना है। सुशांत समीर के बाद अनुपमा ने भी खुदकुशी कर ली है। भोजपुरी फिल्मों की कलाकार थी अनुपमा पाठक और घर में ही फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की। इस वक्त मुंबई के दहिसर इलाके में रह रही थी और खुदकुशी से पहले फेसबुक लाइव पर उन्होंने जो बातें कही थी, कहीं ना कहीं उससे संकेत मिल रहे थे कि वो काफी परेशान है। बकायदा रोते हुए फेसबुक लाइव उन्होंने किया था और पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। तो बहुत ही दुखद है, जो कलाकार हैं, जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो इस कदर परेशान हो रहे हैं कि इतना भीषण, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो उसी में एक और नाम जुड़ा है, भोजपुरी फिल्मों की कलाकार अनुपमा पाठक का। तो सुशांत राजपूत की खबर आई, उसके बाद जब हमने देखा समीर शर्मा की खबर आई, क्योंकि उसके दौर ही में ये सब कुछ चल रहा है और हर कोई हैरान है कि वो चेहरे जो बड़े हंसते मुस्कुराते दिखते हैं और जिन चेहरों को देखकर लोग उनका जैसा बनना चाहते हैं, अपने अंदर कितनी तकलीफ समेटे हैं जो इतना बड़ा कदम ये उठा रहे हैं। और एक और नाम जुड़ा है अनुपमा पाठक का। चलिए, और अब बात करेंगे बाढ़ और बाढ़ से मची तबाही की। तो गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और इससे क्या हालात हैं गांव के, शहरों के, वो देखिए जरा। जगह जगह पानी नजर आ रहा है। गांव में खेती कट कट के फसल तबाह हो रही है, तो शहरों में लोगों का आना जाना दूभर हो गया है और पूरे इलाके में अब लोगों को डर यह है कि कोरोना के बीच कहीं अब और बाकी बीमारियां पांव ना पसारे। तो हमारे सहयोगी रामगोपाल ने राप्ती के भयावह रूप का जायजा लिया है, देखिए जरा।
कोरोना के इस संकट काल में इंद्र देवता की नाराजगी लोगों पर भारी पड़ रही है। इस वक्त मैं खुद करीब 1 से 1.5 फीट पानी में खड़ा हूं और मेरे सामने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मिर्जापुर। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन इस अस्पताल के पूरे परिसर में पानी लगा हुआ है। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पे आ जा रहे हैं आप लोग? पानी में घुस के हम लोग आ जा रहे हैं। इसमें अस्पताल तो डेली खुलता है, जो मतलब कर्मचारी यहाँ है मौजूदा हाल में वो तो डेली आते हैं और ज़्यादातर कर्मचारी कोरोना की ड्यूटी में लग चुके हैं, जिससे इस अस्पताल पे जो कर्मचारी आ रहे हैं डेली वो सुबह आते हैं। 2-4 मरीज अगर किसी तरह से घुस के आए तो वो अपनी दवा लिए और चले गए, नहीं तो हम लोग बैठ के अपना टाइम जो है निकाल करके और कागज पत्तर पूरा करते हैं। और कोरोना की जो ड्यूटी हमको लगी है कि दवा आप पहुंचाइए, तो हम लोग यहाँ कोरोना की ड्यूटी उनके घर ले जा करके अपना दवा देते हैं मरीजों को। यानी कि अब कोरोना के संकट काल में एक तरह जो ये योद्धा हैं ये पानी में घुस के आ रहे हैं और मरीजों तक दवा पहुंचा रहे हैं। वहीं किसानों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी फसल बर्बाद हो गई, सब्जी बर्बाद हो गई और प्रशासन सिर्फ अभी कागजों में ही जो है सारी व्यवस्था करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में अभी कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और ऐसी ही तस्वीरें आई हैं लखीमपुर खीरी से। यहां भी लोग बाढ़ से हाहाकार कर रहे हैं और अब बात अपनी जिंदगी की आ गई तो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और प्रशासन की कोशिश हो रही है मदद देने की, लेकिन बाढ़ की आफत इतनी ज्यादा है और उससे बड़ी बात कि वक्त रहते कार्रवाई ना होने का नतीजा है, क्योंकि हर साल एक समय तय है, एक सीजन तय है जब बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले इंतजाम नहीं होते। जब बाढ़ की त्रासदी आ जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है। तो यही वजह है कि हर साल दर साल ऐसे ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं कानपुर में देखिए जरा गंगा नदी कैसे अपना रौद्र रूप दिखा रही है और किस तरह से यहां पर नदी ने तबाही मचाई है। और उधर देवरिया में बाढ़ के बाद अब नदियों ने कटान शुरू कर दिया है, जिससे सैकड़ों लोग दहशत में हैं। देवरिया में घाघरा नदी, राप्ती, गौरा, सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पिंडी डुमरी भागलपुर तटबंध की हालत इतनी जर्जर है कि लोग डरे हुए हैं। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पिंडी डुमरी भागलपुर बंधे पर 1 दर्जन से ज्यादा जगह घाघरा नदी ने तटबंधों को काट दिया है, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया है। बाढ़ विभाग तटबंध की मरम्मत में अब लगा है। सोचिए, जब पानी आ गया तो अब उसकी मरम्मत की जा रही है, लेकिन ये कवायद नाकाफी है और हरे हरे पेड़ों को काटकर नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि अब कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही है। पिंडी से पड़ता है लगभग 7 किलोमीटर, एक तटबंध है, तो दोनों तरफ से कटान जो है इधर शुरू हो गई है और प्रशासन द्वारा और इस यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, तो हम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है दिन रात। हमारे यहाँ लोकल स्तर पे जो लड़के हैं वो दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कटान हो तो नहीं रहा है। प्रशासन से फोन करने पे कोई समुचित जवाब नहीं मिल रहा है। सामने कटान लगा हुआ है, हरे पेड़ों को काट करके और इसको रोका जा रहा है। पानी को बाढ़ आने से पहले इस पे काम होना चाहिए था। ये कटान तो लग रहा है फिलहाल अभी यही है, ये धरारा के सामने जो कटान लगा हुआ है यही है। और अब कोरोना अपडेट के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ। पूरी सतर्कता बरतने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो कोविड चेन को तोड़ने के लिए हर हालत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वेलेंस का मजबूती से कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो दिन प्रतिदिन उन्हें कोविड सेंटर का निरीक्षण करना है, सुबह शाम उसमें बैठक करनी है, उसकी प्रॉपर मिनिटिंग भी करने की आवश्यकता होगी। यानी जिलाधिकारी उसको औपचारिक रूप से न करके उसको गंभीरता से, गहनता से जो है हर चीज़ों में जाएं और देखें कि क्या कोविड का रिस्पॉन्स है और मजबूत करें। मुख्यमंत्री जी ने सरकारी और निजी चिकित्सालयों में मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा का निर्देश दिया। आज डीजी फायर को, डायरेक्टर जनरल फायर साहब को निर्देशित किया है कि अगले 3 दिन में जितने भी कोविड अस्पताल हैं प्रदेश में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उनका फायर का टेस्ट करा दिया जाए। आपको संज्ञान में है कि अस्पताल एक बहुत सेंसिटिव जगह है, वहाँ पेशेंट्स हैं, कई बार जो है लापरवाही से हादसे हो सकते हैं। ऐसे में डीजी फायर को कहा गया है कि प्रत्येक जिले में जो भी चीफ फायर ऑफिसर्स हैं वो जाकर अपने अस्पतालों को चेक करें,
वहाँ फायर के इक्विपमेंट को टेस्ट करें, फायर का इक्विपमेंट शॉर्टफॉल है तुरंत उसको इंश्योर कराएं, साथ ही साथ वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा दें जिससे लोग फायर के इक्विपमेंट को चलाने की जानकारी कर सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डोर टू डोर सर्वे जारी रखा जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रखा जाए, जनपद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर और बरेली में विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला सेवा योजन कार्यालयों में जिला उद्योग केंद्र को सक्रिय बनाने का भी निर्देश दिया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है बने, इस ओर जो है विशेष रूप से यदि ये सेवा योजन कार्यालय मजबूत हो जाते हैं तो ये कार्य सुनिश्चित हो सकता है। बाढ़ व जलमग्न क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए और उन्होंने राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ माननीय मंत्रीगणों को, वरिष्ठ अधिकारियों को भी फील्ड में भेजा है। आज 10,40,000 से अधिक यात्री पिछले 24 घंटे में रोडवेज में ट्रैवल किए हैं। निरंतर रोडवेज की बसों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और प्रयास यह है कि इन रोडवेज की बसों में जहां भी संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए लोगों को सहूलियत दी जाए। पिछले 24 घंटे में अब तक की जो क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस है, कुल मिलाकर 1,74,000 FIR दर्ज हुई हैं। 3.5 लाख से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। 66,600 अधिक वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 59 करोड़ 13 लाख रुपए का जो है शुल्क वसूल किया जा रहा है। 3,46,744 वाहनों का परमिट जारी किया गया है आवश्यक सेवाओं के लिए और 783 FIR कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए दर्ज कर दी गए हैं। फेक न्यूज़ के 2,132 मामले दर्ज हुए हैं। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है, 10,142 हो गई है। 1,077 थानों में 14,30 मकानों में 85,71,000 लोग निवासित हैं और इनमें 38,121 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 18,599 हो गई है। प्रदेश में हॉटस्पॉट्स एरियाज के बारे में सभी डीएम्स को बहुत मजबूती से और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हॉटस्पॉट्स को प्रॉपर लॉजिकल रूप से बनाएं, हॉटस्पॉट्स का निरीक्षण करें। पुलिस फोर्स के साथ साथ PRD और सिविल डिफेंस और एक्स आर्मी मैन और इसके अलावा होमगार्ड्स को भी उसमें स्थापित करें। तो ये सब पूरे कार्य को किया जा रहा है। इन सब के निर्देश आज दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अपर मुख्य सचिव गृह बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना को लेकर आगे कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह का ख्याल रखा जा रहा है। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है। शाम 7 बजे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पहुंचकर लोगों से मुलाकात करेंगे और कल कोविड अस्पताल का सुबह 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। तो इस वक्त बरेली में है मुख्यमंत्री और शाम को 7 बजे गौतम बुद्ध नगर में यानी कि नोएडा में पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे कल सुबह 9:30 बजे कोविड अस्पताल का। तो सेक्टर 39 में यह कार्यक्रम होगा और सुबह 10:15 में कोरोना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी जाएंगे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो बरेली में है जहां कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है, कोरोना के जो बचाव है, जो उसको लेकर व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और अब गौतम बुद्ध नगर आएंगे तो यहां भी जमीनी हकीकत को जानेंगे। तो आज रात्रि विश्राम नोएडा में ही है और कल सुबह 9:30 बजे कोविड अस्पताल का उद्घाटन है और उसके बाद सुबह 10:15 बजे कोरोना इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी जाकर मुख्यमंत्री वहां का जायजा लेंगे। तो बतौर मुख्यमंत्री नोएडा के दौरे पर आने से कभी कतराए नहीं है योगी आदित्यनाथ और एक बार फिर से वो आज नोएडा आ रहे हैं। देखिए, सब लोग को टेस्ट करने के लिए बता दिया गया है, सबकी टेस्ट कराई जाएगी और ये इंश्योर कराया जाएगा कि जितने लोग वहाँ पे ऑन ड्यूटी रहेंगे सब लोग कोरोना का जो टेस्ट है उसको करा लिए होंगे। देखिए, जब 144 इम्पोज हो जाता है ऐसे कंडीशन में ड्रोन्स अलाउड नहीं होते और ड्रोन्स अगर कहीं कोई यूज़ भी करेगा तो वो उसके लाइसेंस के साथ होता है और बेसिकली ऐसे कंडीशन में जनरली सिक्योरिटी एजेंसीज वाले ही जो हमारे लोग सिक्योरिटी में लगे होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आम जनों को ड्रोन अलाउ करने का परमिशन नहीं है। तो मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर लिया गया है।
बाराबंकी से खबर है, जहां खुलेआम शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मी को गालियां भी दी, बदसलूकी की है और वर्दी पकड़कर घसीटा भी। इसी बीच मौके पर तमाशबीन जुट गए। पूरी घटना का वीडियो बनाया है एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 5 लोगों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वहाँ पर लोग जमा थे वो सिपाही से उलझ गए और उन्होंने बदतमीजी की सिपाही के साथ, उसकी वर्दी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। सरकारी काम में बाधा को देखते हुए तत्काल गंभीर धाराओं का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 5 लोगों के विरुद्ध 4 नामजद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त बरेली के दौरे पर है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद शाम को नोएडा पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें बरेली की है, जहां अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हो रही है। तो कोविड-19 की मंडलीय समीक्षा बैठक हो रही है, क्योंकि मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, अस्पतालों में कैसी तैयारी है, जो कंटेनमेंट जोन है वहां कैसे नियमों का पालन किया जा रहा है, कैसे घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये सारी हकीकत जान रहे हैं। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है और आपात स्थिति अगर मामले और ज्यादा बिगड़ते हैं तो उसको लेकर क्या इंतजाम है, इन सब हालातों की समीक्षा की जा रही है और साथ में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि देखा है कि कोरोना काल में अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो पूरे जिले का हालचाल इस वक्त अधिकारियों से ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं, बरेली दौरे पर इस वक्त पहुंचे हैं और बरेली का दौरा पूरा करके वहां के पूरे हालात का जायजा लेके सारी समीक्षा करके फिर शाम 7 बजे गौतम बुद्ध नगर जिले में यानी कि नोएडा में पहुंचेंगे और फिर यही रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद कल जहां एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना है, उसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करके फिर गौतम बुद्ध नगर जिले के हालात का जायजा लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो बरेली की है, जहां पर समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर बागपत से है, जहां बड़ौत में मजदूरों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मजदूरी को लेकर यहां विवाद हुआ था और देखते ही देखते एक दूसरे को ये लोग पीटने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 मजदूरों को हिरासत में लिया है और तब जाकर झगड़ा शांत हुआ है और जो बाकी मजदूर थे, जो तमाशबीन थे, वहां से तितर बितर हुए हैं। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी मंदिर के पास की ये तस्वीरें हैं। तो हर रोज यहां मजदूर इकट्ठा होते हैं और फिर यहीं से मजदूरी के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। तो मजदूरी से पहले ही यहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। तो एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही है कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर कितनी ज्यादा भयानक स्थिति है। आगरा में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो पीपी किट इस्तेमाल की जा रही है उसे खुले में फेंका गया है। जबकि आप चाहे ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप मास्क इस्तेमाल करते हैं, पीपी किट इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा इसके लिए अलग से डस्टबिन रखे जाते हैं जहां इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। लेकिन देखिए यहां पर खुले में रखा गया है। सफाई कर्मचारी के नहीं आने की वजह से या तो मरीज खुद सफाई कर रहे हैं, देखिए कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं, या तो फिर वो गंदगी के बीच में ही रहने को मजबूर हैं। ये वीडियो हिंदुस्तान कॉलेज क्वारंटीन सेंटर का बताया जा रहा है। तो इससे पहले भी कई जगह से इसी तरह के वीडियो लोगों ने शेयर किए थे जिसमें अंदर स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। और सीतापुर से खबर है, जहां सांप के काटने से 3 सगे भाइयों की जान चली गई और इतनी बड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है सीतापुर से, जहां सांप के डसने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। घटना मानिकापुर गांव की है, जहां पर 5 से 9 साल के 3 सगे भाई थे। तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो सोचिए, एक साथ एक परिवार के 3 बच्चे सांपों के डसने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरे घर में क्या पूरे गांव में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि अपनी मां के साथ ये बच्चे जमीन पर घर में सो रहे थे। रात में जब बच्चों की मां ने बच्चों को देखा कि वो अचेत पड़े हैं, तो उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि तीनों की सांप के डसने से जान जा चुकी है। राम मंदिर पर विवादित बयान देने के मामले में शिकायत की है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष शाजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा शिकायत भेजी है। आईपीसी की धारा 121, 153, 295, 298 समेत 505 के तहत ये शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि शाजिद रशीदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर अपने बयान से एक समुदाय में हिंसा भड़काने,
दंगा भड़काने के इरादे से इस तरह की घृणित बातें की हैं। तो साजिद रशीदी ने कहा था कि मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद की तामीर तो नहीं की गई थी, लेकिन अब हो सकता है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा जाए। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, इससे पहले सीजीआई को एक पत्र लिखा गया था और अब एक बार फिर से शिकायत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मंदिर बनने को लेकर अब विवादित बयान दे रहे हैं, और उसी की एक श्रेणी में है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी। इन्होंने भी इस प्रकार के विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते हैं कि इस मामले में जहां पर मस्जिद थी वहां पर पहले से ही मस्जिद है, और पहले मंदिर अगर नहीं तोड़ा गया था तो हो सकता है कि अब मंदिर को तोड़ा जाए बनाने के लिए, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जहां पर मस्जिद थी वहां पर मंदिर का तामील नहीं हो सकता। तो इस तरह का जो विवादित बयान है उससे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, और एक विशेष समुदाय को भड़काने की एक साजिश है। फिलहाल साजिद रशीदी की जैसा शिकायत जो दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट है विनय जिंदल, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखकर भेजा है और ये कहा है कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर जो आईपीसी का प्रोविजन है उसके तहत फिलहाल इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई राहत नहीं मिलेगी तो ये कल या परसों। सुशील, क्योंकि जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरा देश जिस फैसले को, जिस आदेश को स्वीकार कर रहा है सर्वोच्च अदालत के, तो ऐसे में लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।